So again, very warm welcome to all of you. It is nice to have a class with these young students, aspirants of CMA Foundation, a very prestigious course. The team Bright Vision Academy is with you to help you out at every stage, starting from the foundation till your final is clear. और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, हर टेस्ट को जो है अच्छे से सीरियस से लेने के लिए. Bright Vision is not just committed to your subject, but it is committed to your personality development, your overall grooming, your ability to get into the market, how you pose yourself, present yourself in the market, how you appear in the interview, how you take yourself in the industry. तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम करेंगे. आज हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, तो आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है बेटा, स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So today we are going to discuss this topic, arithmetic progression and geometric progression. Geometric progression. As usual, जैसे मैं हमेशा आपसे बोलता रहा हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप में से किसी ने भी 10th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है. So I'm assuming that none of you have studied maths after class 10th. I'm assuming that you are an average student in maths. और बिल्कुल बेसिक से, फंडामेंटल से हम टॉपिक को उठाएंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, डिस्कस करेंगे. मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें. बेटा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट का समझना. कॉन्सेप्ट में क्या क्या दिक्कतें कहां कहां आ सकती हैं, कहां ट्विस्ट होता है, कहां पर टिप्स ट्रिक्स लग सकती हैं, ये हमें समझना होता है. तो क्योंकि हमें बहुत सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसे हमें डील करना है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन करने का स्टाइल अलग होता है, वो सब चीजें हमें सीखनी होती है. Exam is not difficult at all if you take it seriously, if you have a strategy for you to clear your exam. तो हम आज की क्लास के अंदर जैसे कि हम करते रहे हैं, हम ध्यान देंगे टिप्स ट्रिक्स पर. हम ध्यान देंगे कि क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, हम ध्यान देंगे क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट पर, टिप्स ट्रिक्स पर हम ध्यान देंगे. तो एक एक बात को ध्यान से समझेंगे. और बेटा, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, स्पेशली वो सिचुएशन जहां बच्चे गलती करते हैं, उन पॉइंट्स को मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा. उसको जरा ध्यान से समझना है. देखो, जब हम किसी मोहल्ले के अंदर कहीं पर घूमते हैं, कहीं किसी नए इलाके में पहुंचते हैं, तो जब हम वहां पर घूमते फिरते हैं और हमें रास्ता नहीं पता होता और हमें कई सारी गलियों में क्रिस क्रॉस करके चलना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने लिए ना कुछ साइन बोर्ड क्रिएट करते हैं. हम किसी गली में से जा रहे हैं, फिर हम राइट मुड़ते हैं, तो अब अपने लिए हम एक साइन बोर्ड क्रिएट करते हैं. अच्छा, ये पीपल का पेड़ था, हमने इससे राइट लिया है. फिर हम आगे चलते हैं. अच्छा, फिर ये साइकिल वाली की दुकान थी, अच्छा इससे लेफ्ट लिया है. तो ऐसे हम साइन बोर्ड क्रिएट करते हैं ताकि जब हम वापस आए तो हमें याद रहे. एग्जैक्टली सेम मैनर में मैथमेटिक्स के अंदर बेटा, किसी कॉन्सेप्ट को समझते समय आपको कुछ साइन बोर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं. तो वो साइन बोर्ड कहां कहां क्रिएट करने होंगे, वो मैथमेटिक्स की गलियों में कहां कहां मोड़ आएगा, वो सब मैं बताता चलूंगा. वो साइन बोर्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए. लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बस आपसे एक परमिशन ले लूं बेटा? Yes, sir. बेटा, मेरे पास एक गरम गरम चाय का कप आ गया है, चाय सिप करता रहूं और आपसे बात करता रहूं मैं. Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई एम बैक ऑन द स्क्रीन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये टॉपिक काफी इजी है. नाउ चलो देखो बेटा, क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, बट ऑफ कोर्स मैं ये मान रहा हूं किसी ने भी नहीं पढ़ा.
मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं, जब ये 10th क्लास का टॉपिक है तो आप तो 12th क्लास के स्टूडेंट है, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बहुत आसान टॉपिक होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एंट्रेंस एग्जाम। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले जरा इन वर्ड को क्लियर करता हूं। एक होता है प्रोग्रेशन, एक होता है सीरीज। हम कई बार ऐसे बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि इन दोनों वर्ड्स प्रोग्रेशन और सीरीज में एक डिफरेंस होता है, बट वो मैं डिफरेंस आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। वो आपकी स्टेज पे वो डिफरेंस मीनिंगलेस है। जहां पर वर्ड प्रोग्रेशन आए उसको सीरीज समझ लीजिए, जहां सीरीज आए उसको प्रोग्रेशन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इन शॉर्ट एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा, यहां एक बोर्ड पर मैं एक सीरीज लिखता हूं मैं, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 ... एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है, ये एक प्रोग्रेशन है। इसकी पहली टर्म 5 है, इसकी अगली टर्म 7, फिर उसकी अगली टर्म 9, फिर उसकी अगली टर्म 11। मैंने पहली टर्म 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया, अगली टर्म 7। फिर 7 में फिर से 2 ऐड किया तो अगली टर्म 9 आ गए, फिर 9 में 2 ऐड किया तो अगली टर्म 11 आ गए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीरीज है, एक प्रोग्रेशन है, जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में 2 ऐड करके आती है। हर अगली टर्म पिछली टर्म में 2 ऐड करके आती है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कोई भी 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है। आप देखिए, ये 2 लगातार टर्म्स, लगातार यानी कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद फौरन दूसरी, इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है। इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है। इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज जिसमें लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, जैसे कि इस केस में वो डिफरेंस चाहे कुछ भी हो। If the difference between 2 consecutive terms remains same, then such a series, such a progression is called as arithmetic progression. ऐसी प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। वो डिफरेंस जो सेम रहता है उसको हम कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस। सो हम अपने फॉर्मूले में उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। सो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है बेटा? 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस 2 है। देखो, कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाद वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 11 - 9, मैं 9 - 11 नहीं करूंगा। 11 बाद वाली टर्म है, 9 इससे पिछली वाली टर्म है। तो 11 - 9 या 9 - 7 या 7 - 5। सो हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इन आवर केस इज 2। अच्छा, अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं उल्टा लिखता हूं, या मैं ऐसे बोलता हूं, चलो मैं अपने स्टेटमेंट को बदलता हूं, 11 फिर 9 फिर 7 फिर 5 ... बताओ, ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? यस सर। Yes, sir. है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? -2। इसका मतलब आपने एक बात सीखी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल रिवर्स कर दो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहती है, और उसका कॉमन डिफरेंस माइनस से साइन चेंज कर लेता है। मैं माइनस से वर्ड हटाता हूं, साइन चेंज कर लेता है। यानी पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 2 था और हमने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया।
तो अब दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस -2 है, दूसरी प्रोग्रेशन भी एपी है और कॉमन डिफरेंस पहले 2 था, अब -2 आ गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां Yes, बाद sir. वाली टर्म 5, पहले वाली टर्म 7, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आ जाएगा, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आएगा, 9 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस एपी की बात करता हूं। इस एपी की ये 5 पहली टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम अपने क्वेश्चंस में, अपने फॉर्मूले में स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और हमारे केस में इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, सो आई एम डिस्कसिंग दिस प्रोग्रेशन राइट नाउ। ध्यान से सुनना बेटा, अभी इस गलियों के जाल में कुछ मोड़ आने वाले हैं और मोड़ पर हमें साइन बोर्ड क्रिएट करने हैं ताकि हमें पता रहे हम कहां से चले थे, कहां पर आए। समझ में आ रहा है बेटा? ओके सर। Yes, चलो, sir. अब ये इसकी चौथी टर्म 11 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 5वीं टर्म क्या है तो आप बोलोगे सर 13 होगी। तो अब इसकी 5वीं टर्म 13 या कोई भी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सेज nth टर्म स्मॉल a n का मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म, टर्म का नंबर, टर्म की काउंटिंग। तो सपोज मुझे 5वीं टर्म कैलकुलेट करनी है, तो वैसे मैन्युअली अगर देखूं तो मुझे तो पता भी है पहले से, विदाउट फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट दैट द 5th टर्म इज 13 इन दिस केस। अब मैं यहां फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालता हूं कि 5th टर्म 13 आती है या कुछ और आती है। n की वैल्यू 5 रखता हूं, a5 का मतलब 5th टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a इज फर्स्ट टर्म इन आवर केस इज 5 प्लस n-1, n की वैल्यू 5 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 थी। सो 5 प्लस 5 -1 4, 4 टू द 8, 8 प्लस 5 कितना आया बेटा आंसर? 13 आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा 5th टर्म 13 आई है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके मैं कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझसे पूछा जाता है इसकी 20वीं टर्म बताओ, n की वैल्यू 20 रख दूंगा, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 होगी, d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 होगी। आई कैलकुलेट 20th टर्म का आंसर क्या आ जाएगा। मुझसे कुछ भी पूछा जाता है, कोई भी टर्म पूछी जाएगी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर ही लेता हूं। चलो, मुझे 20वीं टर्म कैलकुलेट करके बताओ कितनी है, जल्दी से। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, आप खुद बताओ। पेन पेपर लेके बैठे होंगे आप सब। 43 सर। 43 कितनी है बेटा? 43 43। यस सर। हेलो, सबने कैलकुलेट करा? निशांत बेटा निकाला, कैलकुलेट किया आंसर? दिशा, अंकुर, हिमांशु, विवेक, यस सर 46 सौरभ, सब कैलकुलेट कर रहे हैं ना? जिसके पास अभी पेन पेपर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो वो लेके बैठ जाओ बेटा साथ में। देखो, पर्पज इज नॉट कि मैं यहां पर आया, मैंने लेक्चर दिया और चला गया। पर्पज ये कि जब मैं यहां पर आया हूं तो आपके साथ क्वेश्चंस करूं, मैं आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो। आपकी गलती हो तो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना? चलो, तो आंसर सबका 43 आ गया। हेलो, यस सर। यस सर। चलो, तो 43 आंसर आ रहा है सर। 20th टर्म 43 है। इस केस के अंदर n की वैल्यू 20 रखी, आंसर 43 आ गया। मैं नेक्स्ट पेज पर जाकर इसको सॉल्व करता हूं। मैं आई एड अप मोर पेज। nth टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कैलकुलेट करनी थी 20th टर्म। स्मॉल n की वैल्यू 20 रखी, a फर्स्ट टर्म 5 थी, स्मॉल n 20 -1, कॉमन डिफरेंस 2 था। 5 प्लस 20 -1 19, 19 टू द 38, 38 में 5 ऐड करा, आंसर आया 43। 43 इज 20th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? यस सर।
Yes, sir. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी थी, मैं दोबारा से लिख रहा हूं 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये थी हमारी एपी है। अभी इस एपी को बेस बनाकर कुछ और आगे एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हमें nth टर्म का यहां समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इन 4 टर्म का सम बताओ, तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करिए जरा। 11 प्लस 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 11 प्लस 9 इज 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 एडेड टू इट गिव्स अस 32। सो 32 इन 4 टर्म्स का सम है। अब इस सम को हम एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एपी की n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद। दिस इज द फॉर्मूला। बॉक्स के अंदर मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। तो अब इसकी 4 टर्म्स का सम हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया 32। जरा फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करते हैं। s मीन सम, n 4 टर्म का सम है तो n की वैल्यू 4, n बाई 2 4 बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a फर्स्ट टर्म हमारे केस में 5 है, 2 5 10 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी टर्म थी? 4, n की वैल्यू 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 था, 2 वैल्यू यहां पर रखी। 4 को 2 से डिवाइड करा 2, 2 5 10, 4 माइनस 1 3, 3 2 6, तो 2 यहां 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 2 32, 4 टर्म का सम 32 आया, है ना। कितना अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है। जरा सोचो अगर इसकी मैं ऐसे पूछ लूं 50 टर्म का सम, तो कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू 50 रखनी है, ए फर्स्ट टर्म 5 रखनी है, कॉमन डिफरेंस 2 रखना है। कितनी जल्दी 50 टर्म का सम आ जाएगा। आप मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो 1 घंटा बीत जाएगा 50 टर्म का सम निकालने में, लेकिन फॉर्मूले से कितनी जल्दी से आ जाता है। तो सम ऑफ n टर्म क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, एक मोड़ आने वाला है यहां पर। इस रास्ते में एक मोड़ आ रहा है, जरा ध्यान से दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जिस पर आपको ध्यान देना है, गौर से देखो। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नजर आ रहा है आपको? चलो मैं Yes, आपको sir. अब हम एक चौराहे पर पहुंच रहे हैं और वहां से हमें एक टर्न लेना है। तो टर्न लेते समय हमें याद रखना है हम राइट लेफ्ट कहां जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो इस सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं कुछ ट्विस्ट कर रहा हूं, कुछ चेंज कर रहा हूं इसमें। n बाई 2, ये जो 2a है इसको मैंने a प्लस a 2 बार लिख लिया, और ये n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज लिख लिया। अब गौर से देखो जरा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला किसका था? an का। an का, शाबाश, nth टर्म का। तो मैं इस सब की जगह nth टर्म लिख सकता हूं मैं, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस, और ये बनेगा an nth टर्म। nth टर्म बेसिकली हमारी वो टर्म होती है जो आखिरी हम कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। तो nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और l से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म, और ये क्या है? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो इन चारों टर्म्स के सम को हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। या मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं एक एपी है, उसकी पहली टर्म 5, बीच में हमें नहीं पता, उसकी चौथी टर्म 11। यही तो है ना क्वेश्चन सेम। तो स्टेटमेंट मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द फोर्थ टर्म इज 11। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स? तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 हुई क्योंकि 4 टर्म्स है, और a फर्स्ट टर्म 5 है, और l लास्ट टर्म 11 है। तो अब यहां जरा वैल्यू रखता हूं मैं, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, a फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म l 11, 32 सर। तो अब आप देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 11 और 5 16, 16 दूनी 32। स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है? चलो ये आ गया 32 आंसर। 32, sir. अभी आपने देखा ना आंसर, पहले भी 32 था, अभी भी आंसर 32 आया है।
सो सम ऑफ एन टर्म का एक फॉर्मूला हमने और क्रिएट कर लिया. दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी. क्लियर हो गया ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए. तो अब हमारे पास इन टोटल अभी 3 फॉर्मूले, 1 2 3. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ, सक्षम बेटा क्लियर है, पायल समझ में आ रहा है, नदीम, साहिल, जी सर. सर यस सर. यस सर. यस शाबाश शाबाश. Yes, sir. अब देखो मैं जो बात करने जा रहा हूं ना वो 1 करोड़ की बात करूंगा. आपको मजा आ जाएगा बात सुनकर. ध्यान से सुनेगा मेरी बात को. अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना वो बहुत ही मजे की है. और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना आपको लगेगा यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है. जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे वाह जबरदस्त, मजा आ गया. एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं ऐड करता हूं अगला पेज. एग्जाम में क्वेश्चन आया, which of the following represents an AP. पूरा बोर्ड पर नजर आ रहा है, ठीक है. इनमें से कौन सी AP रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सीरीज AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो उन सीरीज की nth टर्म गिवन थी. ऑप्शन ए, अगर उसकी nth टर्म 5 - 2/3n है. ऑप्शन बी, अगर उसकी nth टर्म n/2 - 1 है. ऑप्शन सी, अगर उसकी nth टर्म 2n - 1 है. ऑप्शन डी, नन. ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ये 5 ऑप्शन है. एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन एपी की nth प्रोग्रेशन, nth सीरीज, nth टर्म है, सॉरी, इनमें से कौन सी ऑप्शन एपी की nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी कोई भी नहीं, ई सारी की सारी एपी को रिप्रेजेंट करती हैं. अब एक बच्चा दिखता है सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं पहले एन की वैल्यू रखूंगा यहां 1 2 3 4, 3-4 वैल्यू रखकर फिर देखूंगा कॉमन डिफरेंस सेम आता ही नहीं आता. फिर यहां पे भी चेक करूंगा, फिर यहां पे भी चेक करूंगा. फिर पता लगेगा कॉमन डिफरेंस किस किस में सेम आ रहा है. जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा वो एपी रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगा. ऐसी करोगे ना बेटा आप? यस सर. यस सर. चलो अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखना. 1 करोड़ का कॉन्सेप्ट है ये. हाँ, सबकी अटेंशन मेरे पास है ना? यस सर. चलो बेटा देखो, अब हम जब एपी की nth टर्म कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d. जरा गौर से देखो, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूं. a + n × d nd -1 × d -d. चलो -d बाद में लिख देता हूं, ठीक है. अरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस चलो तो अब nth टर्म में देखो मैंने क्या किया, ये a ये रहा, प्लस nd को तो मैं बाद में लिखूंगा, -d को पहले लिख लिया, प्लस nd. सर ये समझ नहीं आया क्या लिखा आपने ऊपर, ये दोबारा रिपीट करना. रिपीट करूं, देखो ट्रिक समझने के लिए फिर से रिपीट करूं मैं. एपी की nth टर्म का फॉर्मूला है बेटा ये. अरे भाई हाँ ना बोलो यार. सर यस सर. यस सर. मैंने ए यहां एज इट इज लिखा. अब ये जो बाहर डी है इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n × d nd -1 × d -d. क्लियर होगा इतना? यस सर. यस सर. अब ए ये रहा, -d ये रहा, इसको एक ब्रैकेट में अलग कर लिया और प्लस का nd ये रहा. ए और डी को यहां ब्रैकेट में अलग इसलिए करा, इसमें n नहीं आ रहा और कोई फंडा नहीं है, और कोई बात नहीं है. अब n इसमें आ रहा था. अब एक मेरी बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, आंखें बंद करके मेरी बात को सुनो. किसी भी एपी में ए एक टर्म ही तो होती है, कोई नंबर होता है. यस सर. यस सर. डी भी कोई कॉमन डिफरेंस नंबर होगा ना. यस सर. तो अब जरा गौर से देखो बोर्ड पर, a - d का कोई आंसर, कोई नंबर आएगा नहीं आएगा? यस सर. तो ये तो कोई नंबर होगा. यस सर. अब यहां देखो n × d, ये क्या है? n × डी.
तो अब इसके बाद होगा n इंटू डी। इसका मतलब कोई भी प्रोग्रेशन जिसकी nth टर्म इस फॉर्म में हुई वो एपी को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कोई नंबर हो प्लीज प्लस n टाइम्स ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस डी। अब मैंने आपको यहां बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अब देखो वापस क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। ये nth टर्म है, क्या ये एपी रिप्रेजेंट करती है नहीं करती? गौर से देखो, एक नंबर हो, ये रहा सर सर नंबर, ये फिर प्लस के साथ n इंटू डी। n है, n है यहां पर, Yes, sir. Yes, sir. d है यहां पर। यस सर Yes, sir. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डी तो है लेकिन वो माइनस के साथ है, तो मैं गौर से देखो इसको ऐसे चेंज कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं 5 सर। प्लस यहां लिख लिया, माइनस यहां लिख लिया। यस सर। तो क्या यहां पर n इंटू डी आ गया नहीं आया? आ गया। Yes, sir. आ गया। तो ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो बात पक्की हो ही गई। और अगली बात सुनो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस -2/3 होगा उस एपी का। कितना होगा कॉमन डिफरेंस? -2/3। दिस रिप्रेजेंट्स इन एपी। ये भी एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस कैसे सर? एक नंबर आ गया -1। देखो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको पहले -1 लिखता हूं, आगे फिर पीछे कर half, दिया सर बस। फिर n। तो आपको देखो गौर से, ये नंबर आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर n इंटू डी, n इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा यहां पर? 1/2। 1/2। तो ये ऐसी एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। अब जरा इसको सी ऑप्शन को देखो गौर से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, nth टर्म इज इक्वल टू -1 पहले लिखा, प्लस 2n बाद n में। इंटू 2 या 2 इंटू n, एक ही बात है। अब देखो ये नंबर, ये रहा सर नंबर, n ये रहा सर n, कॉमन डिफरेंस ये रहा सर कॉमन डिफरेंस। आपने n की कोई भी वैल्यू अभी नहीं रखी, आपको दो आंसर मिल गए। पहला आंसर सर ये एपी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आंसर सर कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब इनमें सारी की सारी nth टर्म एपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ई आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। चलो मैं इस क्वेश्चन को यहां इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो यहां ये सी ऑप्शन को देखते हैं हम। nth टर्म इज 2n-1। मैंने अभी बोला था कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। चेक करते हैं 2 आता ही नहीं आता। n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 -1, 2 1 2, 2 में से 1 गया 1, यानी फर्स्ट टर्म, इसको a1 भी बोल सकते हैं, इसको a भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1। अब इन n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 -1, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3। सेकेंड टर्म 3 है। अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, 2 इंटू 3 -1, 2 3 6 -1 5। n की वैल्यू 4 रखते हैं, 2 इंटू 4 -1, 2 4 8 -1 7। अब आप गौर से देखो, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7। बताओ बेटा कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. और ये एपी रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही? Yes, sir. तो एपी भी रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो आपको ये बात बगैर कुछ कैलकुलेट करे पता लग गई कि सर ये nth टर्म एपी की है, और बगैर कुछ कैलकुलेट करे ये बात भी पता लग गई कि सर इस nth टर्म में, इस एपी की nth टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो कितनी जल्दी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए अब जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको फौरन याद है सर nth टर्म क्या होती है? नंबर प्लस n इंटू डी। नंबर प्लस का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो नंबर n इंटू डी, नंबर n इंटू डी, नंबर ये भी एपी सर ऑल। 5 सेकंड लगे आंसर देने में। ट्रिक समझ में आई बेटा सबको? यस Yes, sir. अब मैं सर हाँ बेटा सर, बोलो। यस सर। सर an इक्वल्स टू सिर्फ 2n होता तो? हाँ, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर an की वैल्यू 2n होती तो क्या वो एपी होती? हाँ वो भी एपी होती।
देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं। nth टर्म इज 2n, तो इसमें अपनी तरफ से कांस्टेंट 0 ऐड कर दो। 0 भी तो Yes, कोई sir. नंबर है ना बेटा। तो अब आप देखिए, नंबर प्लस n इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, नंबर 0 है। बोलो। और फिर सर अगर वहां पर कॉमन जैसे अगर ए एन इक्वल्स टू एन हो गया तो हाँ, तो भी है, ये भी एपी है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए एन इज इक्वल टू एन, ये भी एपी है। कैसे? अरे भाई ये लो, 0 भी आ गया, कॉमन Even है। डिफरेंस डी की वैल्यू 1 हो गई। समझ गया ना? देखो अब मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूं। A1 कितनी होगी? 1। A2 कितना होगा? 2। A3 कितना होगा? 1 2 3 4 5। ये भी तो एपी है बेटा, एपी है ना? Yes, sir. Yes, कॉमन sir. डिफरेंस कितना आ रहा है सबका? 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सबका? 1 आ रहा है। One. चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं। -9, -9, -9, -9 डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी है? Yes, sir. Yes, sir. Common difference यस, ये भी एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 0. हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो कॉमन डिफरेंस 0 हो, चाहे वो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी एपी है। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, शाबाश। अब हाँ, क्या बेटा बोलो। सर जैसे आपने अभी जो बताया, जो 4 एग्जांपल दिए, कोई ऐसे एग्जांपल बताना कि जो वो एपी की फॉर्म में ना हो, जो हमें बिना सोल्व करे पता चल जाए। अरे वाह, अरे वाह, अरे यार यही तो क्वेश्चन मैं करने वाला था अभी। वाह 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 वाह, जो मैं कहने वाला था इस बच्चे ने बोल दिया। अब देखो मैं एक अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन क्या है? सर विच, हाँ बेटा बोलो। जो -9 वाला देखना एक बार। -9 वाला बैक जाता हूं, ये लीजिए बेटा बोलो। सर पीछे से -9 में से -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। बेटा देखो इधर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले सब्ट्रैक्ट का एक साइन। यस क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -9। आ गया सर, आ गया समझ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 -9 कैंसिल होकर 0 होगा ना? यस सर, Yes, यस सर। sir. हाँ, तो गलती मत करना बेटा। सर चलो, सर ये ए एन इज इक्वल्स टू 2n है, तो इसके अंदर हमने 0 लेट कर लिया है। कुछ भी नहीं है ना, तो कांस्टेंट 0 है, तो नंबर 0 हो गया ना। 0 हो गया ना। अच्छा। सॉरी, नंबर 0 ठीक हो है गया ना? ना कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला था? nth टर्म कैसी होनी चाहिए? कोई भी नंबर प्लस n इंटू डी। अब वो नंबर 0 भी हो सकता है, 0 इज ऑल्सो अ नंबर। यस सर। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो अब अच्छे क्वेश्चन पर बढ़ता हूं आगे, जो अभी इस बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग represents NAP? देखो अब 1 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। कौन सा इसमें से क्वेश्चन एपी को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस ए nth टर्म 2 - 3n स्क्वायर, ऑप्शन बी nth टर्म 3n - 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी nth टर्म 1 + 2n, ऑप्शन डी nth टर्म 1 + 1/n। बताओ बेटा। सर सी। आहा, मजा आ गया सुनकर। सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है। वाह 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 वाह, मैं खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शाबाश बेटा, सी इज द राइट आंसर। अब देखा ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर ये ट्रिक sir. बच्चों को पता ये नहीं तो होती तो याद बच्चे क्या करते? एन की वैल्यू रख रख कर चेक करते हैं, सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ना यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ये एपी को रिप्रेजेंट करती है। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा उसमें? 2 विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो बेटा जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, समझ में आया क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है? यस सर, समझ में आ गया। तो देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। अरे सर क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन बड़ा लेंदी था।
अब हमें सॉल्व करते करते इतना टाइम लग गया। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक लगती है, उस ट्रिक को हमें समझना होता है। यस, समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन। डी वाला पॉइंट है वो ऐसे भी हो सकता था कि n को हम उधर ले जाते तो n+1 हो जाता। इस सी ऑप्शन की बात करो बेटा। सर डी में अगर हम एलसीएम ले लेते n+1/n हो जाता। कुछ नहीं, आप मैच करो सिर्फ इससे। अच्छा, नंबर डी इंटू एन। अब एन को कहीं नहीं ले जाना, एन एक लेफ्ट हैंड साइड में अकेला बचना चाहिए, तो ये अकेला है ना, फिर क्यों ले जा रहे हो उधर? ओके ओके ठीक है सर। समझ रहे हो ना मेरे बेटा मेरी बात? जी सर जी। तो इस फॉर्मेट में आपको nth टर्म देखनी है। इस फॉर्मेट में ए एन लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, नंबर ऑलरेडी यहां पर है, प्लस का साइन माइनस का साइन कुछ भी दोनों वैलिड है, लेकिन एन न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में, तो ये एपी रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। तो अब ये था क्वेश्चन 1 करोड़ का क्वेश्चन, जिसे अक्सर बच्चे सॉल्व करते हैं लेकिन बहुत सारा समय ले लेते हैं, उसके बाद उनका आंसर आता है। सर 1 करोड़ रुपए मिलेगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा बेटा। आप एग्जाम तो क्रैक करो, आपके लिए 1 करोड़ क्या कई सारे करोड़ बन जाएंगे लाइफ में जब जॉब मिलेगी अच्छे से इंशाल्लाह। बड़ी तो जल्दी है भाई बेस्ट साहब। विशेष आपके साथ हैं, हमारी जो है पूरी एफर्ट्स आपके साथ लगी हुई है। शुभकामनाएं टू ऑल ऑफ यू, बी कनेक्टेड। सो बेटा मूविंग अहेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सारा फंडा आपको समझ में आया? यस अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पर। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, एक डिफरेंट पैटर्न पर। क्वेश्चन मैं यहां पर स्क्रीन पर लिख रहा हूं। इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज -70 एंड फिफ्थ टर्म इज 20, what is the value of 10th term of AP? AP के 10th term बताओ। अब तक जितनी नॉलेज मैंने आपको दी है उसकी बेस पर यह क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से करना है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो मैं आप इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, a + n-1 इंटू डी। यहां पर थर्ड टर्म गिवन है, n की वैल्यू 3, a + 3 - 1 2d, और थर्ड टर्म कितनी है -70, -70 इज इक्वल टू a + 2d। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। अब Yes, sir. n की वैल्यू 5 रखता हूं तो फिफ्थ टर्म कितनी आएगी बेटा 20। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर 20, a + 5 - 1 4d, ये आ गई फिफ्थ टर्म। ये दो इक्वेशन मेरे पास हो गई। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से नीचे लिख रहा हूं जरा, -70 a + 2d। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा से यहां लिख ली है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है ना बेटा। यस सर। यस सर। तो ये -70 का क्या बन जाएगा, प्लस a का नीचे क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस 2d का क्या बन जाएगा, -2d। अब आप यहां पर ऐड करो, +20 + 70 कितना आएगा, 90, प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 - 2d कितना बचेगा, 2d। तो d की वैल्यू क्या होगी, 90/2, 45। सर कॉमन डिफरेंस 45 होगा। अब ये कॉमन डिफरेंस 45 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं 1 में रखता हूं, मैं 1 में रखते हैं, पुट इन 1 में रखते हैं a निकालने के लिए, -70 इज इक्वल टू a + 2 इंटू d, 2 इंटू 45, 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, प्लस का 90 इधर जाएगा -90, -90 -70 कितना हो जाएगा, -160। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बेटा, -160। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 45। देखा कितनी जल्दी आपने कैलकुलेट किया। मैं आपको बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहा हूं, लेकिन जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो क्वेश्चन इज नॉट दैट लेंथी। तो अब कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी थी, 10th टर्म।
तो 10th टर्म का फॉर्मूले में यहाँ n की वैल्यू 10 रख रहा हूं, a10 a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। अब a फर्स्ट टर्म आपकी ऑलरेडी आ चुकी -160 प्लस 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी आपके पास आ चुका 45। सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई टेक द कैलकुलेटर इन माई हैंड और मल्टीप्लाई करता हूं 45 इंटू 9 दैट इज और -160 तो आंसर कितना बचता है सर 245। तो देखा कितनी जल्दी से आंसर आया। 10th टर्म इज 245। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नो सर। लक्ष्य बेटा समझ में आ रहा है? साहिल, हिमांशु, पायल, स्वप्निल, No, Clear, sir. sir. विजय, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। सॉल्व करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक भी है? बेटे शॉर्टकट है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जब मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं तो बहुत धीरे धीरे एक एक इक्वेशन लिखकर दिखा रहा हूं। जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी, देखो अब जिस बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है वो कितनी जल्दी लिखता है। 3rd टर्म, सर 30 सेकंड में हो जाएगा। 5th टर्म सबट्रैक्ट करेगा, वो 2d लिखेगा, ये 90 लिखेगा, ये 45 लिखेगा। बहुत टाइम जल्दी लगता है, ऐसा लगता है कि हमें बहुत यहां मैं एक एक समझा रहा हूं, बट वंस यू प्रैक्टिस इट इज सो इजी टू कैलकुलेट। देखा कितनी जल्दी आया? ओके सर। तो एक्चुअली कुछ चीजें आपके माइंड में जब धीरे धीरे फ्रेम होती हैं, फॉर्मूला सेट हो जाता है, आप कई बार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं, तो वो फिर आगे कैलकुलेट करना आपको इजी हो जाता है। चलो बेटा, आप सब लोग दिल्ली के हैं ना? यस सर। मैं तो दूर से हूँ। ज्यादातर बच्चे दिल्ली के जुड़े हैं मेरे साथ, कुछ बच्चे बाहर के भी हैं। चलो अब सर यूपी। अभी हाँ कोई बात नहीं, हम किसी गली मोहल्ले की बात कर लेते हैं। सपोज लक्ष्मी नगर की बात करते हैं। लक्ष्मी नगर को सारे बच्चे जानते हैं। अभी लक्ष्मी नगर में ना बहुत सारी गलियां हैं। देखना बेटा, सुनना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हम पढ़ते कैसे। लक्ष्मी नगर की बहुत सारी गलियां हैं। कोई बच्चा यहां नया पहली बार आता है तो वो उसे गली नंबर 4 में एक चाट वाला है, वहां पर कॉर्नर पर है, वो कैसे जाना है, तो किसी से पूछेगा रास्ता। अब जो एक छोटा बच्चा है वो वहीं रहता है, तो वो छोटा बच्चा तो हंसेगा, यार ये इतने बड़े होके जो है यहाँ का रास्ता नहीं जानते। तो वो छोटा बच्चे को ये नहीं पता कि वो छोटा बच्चा जो 15 साल से वहां पर रह रहा है, अपना समय बिता रहा है, छोटा बच्चा तो नहीं हुआ 15 साल में, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसको 10 साल का, तो वो वहां पर चाट वाले के आसपास बड़ी कई सारे घूमता है और उसको पूरे रास्ते मालूम है। लेकिन ये 18-20 साल का बच्चा जो सीएमए कर रहा है, यहाँ पर ब्राइट विजन एकेडमी को लोकेट कर रहा है, कहाँ है, तो उसको रास्ता वो छोटा बच्चा इसलिए बता रहा है क्योंकि उन गलियों से वो घूमा हुआ है। बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स में जब आप किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं, मगअप करते हैं, तो ऐसा ही होता है जैसे आप किसी इलाके की गलियों में आप घूम रहे हैं। तो जितना आप उन गलियों में घूमते हैं उतने आपको उसके शॉर्टकट रास्ते समझ में आते हैं। ये वाली गली से उस गली में जाना है, यहां से निकल जाओ, ये लंबा पड़ेगा, इधर से जाओगे छोटा पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? तो ये पॉसिबल कब होता है आपके लिए? जब आप उन सारी गलियों से, मोहल्ले से पूरे वाकिफ होते हैं। Once you know all the streets, you have roamed around, you have spent your time on those paths, on those streetways, तो फिर उसके बाद फिर आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कहां से रास्ता निकलेगा, कहां शॉर्टकट, कहां लॉन्ग कट पड़ेगा। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप उसकी डेप्थ में बहुत सारी चीजों को कर रहे होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बनते बनते आपको समझ में आता है, इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है बेटा? So practice makes a man perfect and practice makes a woman also perfect. यस सर। चलो आगे बात करते हैं। तो this was all about arithmetic progression. अब अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ नई चीजें जो हम सीखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में जीपी के नाम से जानते हैं, जीपी बोलते हैं। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक प्रोग्रेशन है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर नंबर लिया 5, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को 20, 20 को 2 से करा 40 एंड सो ऑन।
So this is also a progression, a series in which the first term is 5. हम फिर से फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहां पर 5 है। अब यहां हर अगली टर्म पिछली टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आती है। पिछली टर्म 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली टर्म 10 आई। अब इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी भी अगली टर्म 20, इस 20 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी अगली टर्म 40। इस बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, कोई भी लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो विच इज कॉल्ड एज कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो में 2 टर्म्स का रेशो हमेशा सेम होता है, उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और कॉमन रेशो में बाद वाली टर्म वो न्यूमरेटर में आती है और पहले वाली टर्म वो डिनोमिनेटर में आती है। न्यूमरेटर में अगली वाली टर्म, डिनोमिनेटर में पिछली वाली टर्म। तो इसे कहते हैं कॉमन रेशो, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चंस में। तो यहां पर अगली टर्म 40 डिवाइड करो पिछली टर्म 20 से, कॉमन रेशो 2 आया। अगली टर्म 20 डिवाइड करो इसको पिछली टर्म 10 से, फिर से कॉमन रेशो 2 आया। अगली टर्म 10 डिवाइड करो इसको पिछली टर्म 5 से, फिर से कॉमन रेशो 2 आया। सो इन आवर केस कॉमन रेशो r इज 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी 1 2 3 4 5वीं टर्म बताओ, तो 5वीं टर्म 80 होगी, 40 into 2 80। लेकिन इसकी कोई भी एन टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। यहां a और r के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। ठीक है बेटा, तो nth टर्म कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन पर है। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को? तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम स्मॉल n की वैल्यू रखेंगे, नंबर का काउंटिंग, टर्म का काउंटिंग, a फर्स्ट टर्म होगी, r कॉमन रेशो होगा और वो हमें टर्म मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया 5वीं टर्म 80 है, तो अब n की वैल्यू जरा यहां 5 रखता हूं मैं। a फर्स्ट टर्म इज 5 इंटू r कॉमन रेशियो इज 2, 5 माइनस 1। यहां फॉर्मूले को देखिए, n की वैल्यू 5 रखूंगा तो 5 माइनस 1 4, तो 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और वो आता है 16। 16 पंजे 80, 16 5 80। 5वीं टर्म 80 है। देखा हमने फॉर्मूले से किस तरह से 5वीं टर्म कैलकुलेट करी। ठीक है, यस सर। जी सर। चलो, अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, दिस इज एवर राइजिंग, ये हमेशा बढ़ती जा रही है। ये ऐसे ग्राफ में दिखा रहा हूं मैं, इट इज एवर राइजिंग। एवर राइजिंग का ये मतलब है कि इसका कॉमन रेशो 1 से ज्यादा है। ऐसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी जो एवर फॉलिंग होगी, और ऐसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी जो कांस्टेंट होगी, और ऐसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी जो फ्लक्चुएटिंग होगी। सो देयर इज so much to learn about geometric progression, so many variations in geometric progressions. Unlike AP, it is a little different, much more concepts. Be connected with me. So 5वीं टर्म यहां पर 80 आई, बेटा क्लियर है? यस सर। चलो शाबाश। Yes, sir. तो अब यहां पर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सपोज मैं आपसे पूछता हूं इन चारों टर्म्स का सम बताओ यार। 40 प्लस 20 मैनुअली कैलकुलेट करता हूं पहले मैं। 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 प्लस 5 75। 4 टर्म्स का सम 75 है। तो अब इस सम को हम एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म। ए ब्रैकेट में 1 प्लस, अरे नहीं भाई मैंने गलत लिख दिया, 1 माइनस 1 माइनस r to the power n upon 1 minus r. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी लिखते हैं और इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, a r to the power n minus 1 upon r minus 1. ये कौन बोल रहा है भाई? हूं बेटा प्लीज मेंटेन, क्लास को क्लास की तरह से करना है ना, प्लीज पे अटेंशन।
तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रखी है शायद अपनी बुक्स में ये पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आर की वैल्यू 1 से लेस होती है, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आर की वैल्यू 1 से मोर होती है। ऐसा पढ़ रखा है कुछ बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस बात को दिमाग से निकाल दो। क्यों sir? जिसने भी किताब में ये पढ़ा है तो किताब को मैं गलत नहीं बोल रहा, ऑथर को गलत नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट ये कोई भी फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। ऐसा डिस्टिंक्शन खत्म कर दो कि ये आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये वाला यूज करेंगे, मोर देन 1 होगी तो ये वाला यूज करेंगे। देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन, एनी फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अब वो फिर लंबा हो जाएगा, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखा है, क्या गलती है, वो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? बस अपने माइंड में रखो, आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है बेटा? एक बार नहीं आया था सर। नहीं, बिल्कुल आएगा। Okay, sir. मैं अभी अब अगर आप कहेंगे तो फिर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो बेटा, चलो sir. मैं बता ही देता हूं मैं। प्लीज। देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान से देखना। अगर इस फॉर्मूले में ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला चेंज तो नहीं होगा? नो सर। अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो चेंज तो नहीं होगा बेटा? No, sir. तो मैं अब एक काम कर रहा हूं, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी -1 से। अब जब ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर का -1 अंदर ले जाऊंगा ब्रैकेट में। -1 इंटू 1 क्या बनेगा? +1 -1 इंटू 1 क्या बनेगा? -1। वो ही आ गया बेटा, पहले बाद में लिख दिया। और -1 इंटू -r टू दी पावर n क्या बन जाएगा? +r टू दी पावर n, ये रहा। ठीक है। अब जो नीचे -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा। -1 इंटू 1 क्या बनेगा? -1 इंटू -r क्या बनेगा? तो बड़ा आप देख रहे हो ना, सेम ही तो आया ना। मतलब फॉर्मूला सेम है। हाँ, फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सही कहा बेटा। ये आपको डरा रहे हैं 2-2 फॉर्मूले याद रखने। बच्चा याद सोचता है अरे कौन सा फॉर्मूला था, आर से लेस रखने वाला, आर से मोर रखने वाला, मोर देन 1 का कौन सा था, लेस देन 1 का। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए, दैट्स इनफ। आंसर सेम आएगा सर। बात समझ में आ रही है? आंसर सेम आएगा सर? बात आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। मैं एक काम करूंगा, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, क्लियर? सो अभी हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक एवर राइजिंग एवर इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। चलिए इसी एग्जांपल को कैरी ऑन करता हूं अगले पेज पर। मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 5, 10, देन 20, देन 40, ये जीपी है। इसकी सारी 4 टर्म्स का सम कितना है? 75। 40 + 20 60 + 10 70 + 5 75। इसकी 4 टर्म का सम Sn इस फॉर्मूले से निकालते, a r टू दी पावर n -1 अपॉन r -1। फिर इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं a 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r। दोनों से कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। ठीक है बेटा? चलो सर, ओके सर। 4 टर्म का सम निकालते हैं सर। n की वैल्यू 4 रखी मैंने यहां पर। a फर्स्ट टर्म इज 5, r कॉमन रेशियो 2 आ रहा है हमारा, 2 की पावर 4 -1 अपॉन r कॉमन रेशियो 2 -1। तो अब बाहर है 5, 2 की पावर 4 16 होता है बेटा, -1 75 और 2 - 1 1, सम ऑफ 4 टर्म 15, 16 - 1, अरे सही, इसको सही कर दो भाई। ये 5, 16 - 1 15, और नीचे अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 15 इंटू 5 कितना आया बेटा? 75। तो 4 टर्म का सम 75 वो हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर चुके। अब इसी फॉर्मूले से सेम आंसर निकालते हैं। तो n की वैल्यू वापस 4 रखता हूं, a फर्स्ट टर्म 5, 1 - r कॉमन रेशियो 2, n की वैल्यू 4, 1 - r कॉमन रेशियो 2। नाउ 5, 2 की पावर 4 बन जाएगा 16, 1 - 16, 1 - 2 की वैल्यू नीचे -1, S4, 5
1 माइनस 16 क्या बनेगा? -15 अपॉन नीचे -1। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू -15 -75 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बेटा आंसर क्या आएगा? 75। आपने देखा दोनों से आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? सेम सेम। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? नहीं No, सर। sir. No, sir. तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कॉमन रेशो 1 से ज्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला, कॉमन रेशो 1 से कम होगा तो ये वाला फॉर्मूला। नो सच डिस्टिंक्शन इज देयर एवर, सो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला बस आप याद रख लीजिए, काफी है आपके लिए बेटा, ठीक है? ओके सर। चलो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं जो एवर फॉलिंग है। मैंने एक फर्स्ट टर्म ली 80, इसको 2 से डिवाइड किया, अगली टर्म 40, फिर 2 से डिवाइड किया, अगली टर्म 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से एंड सो ऑन 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सोहन। अब आप सोहन नहीं चलो, तो अब आप इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखिए बेटा, दिस इज एवर फॉलिंग, ये हमेशा गिरी रही है। इसकी हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। इसकी फर्स्ट टर्म A80 है, इसका कॉमन रेशियो बेटा कितना आ रहा है बताइए? 1/2. 1/2। 1/2। 2 नहीं है बेटा इसका कॉमन रेशियो, 1/2। कैसे निकालेंगे? अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना है, बड़े को छोटे से नहीं करते हम, अगली टर्म को पिछली से। 40 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हाफ यानी 1/2। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो भी हाफ, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भी हाफ। सो इन ऑल दीज केसेस कॉमन रेशियो विल रिमेन हाफ, वी कैन राइट इट 0.5 एज वेल। सो सर सेम होगा जी बेटा क्या बोल रहे हो? सर, हमेशा कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो हमेशा सेम होगा, इसीलिए तो जीपी होती है वो। जैसे एपी में हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ऐसे जीपी में हमेशा कॉमन रेशियो सेम होता है। ओके सर। ठीक है, तो अब ये कॉमन रेशियो हाफ आया। अब इसकी कोई भी टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे ये था, इसकी चौथी टर्म 10 है। सपोज फॉर्मूला लगाता हूं सर, nth टर्म कैलकुलेट करने का a(r⁻n-1), इसकी फोर्थ टर्म 10 हमें ऑलरेडी पता है, जरा कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू 4, a फर्स्ट टर्म इज 80, कॉमन रेशियो इज हाफ raised to the power 4-1 3। ठीक है, 4 टर्म कैलकुलेट करे थे, n की वैल्यू 4 रखी, 4-1 3 आ गया। सो अब ये बनता है सर 81 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 8 हो जाएगा। 8 को 80 से डिवाइड करके कैंसिल आउट करते हो, आंसर कितना आता है बेटा? 10। आप देख रहे हैं ना, फोर्थ टर्म 10 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म 10 आ रही है। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। इसी तरह से सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम सम ऑफ एन टर्म निकालते थे वही फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आगे बढ़ूं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ये एवर फॉलिंग जीपी थी, अब मैं आपको ऐसी जीपी बता रहा हूं जो ना फॉल करेगी ना राइज करेगी, एवर कांस्टेंट। अगली जीपी की बात करते हैं सर, एवर कांस्टेंट। पहली टर्म 80, अगली टर्म भी 80, उसकी अगली टर्म भी 80, उसकी अगली टर्म भी 80, इट इज एवर कांस्टेंट। कॉमन ये तो सर ना राइज कर रही है ना फॉल कर रही है। अरे जीपी है भी या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ जीपी है या नहीं है बेटा, बोलो। यस सर, है, जीपी है। कॉमन रेशियो कितना है इसका? 1। कॉमन रेशियो 1 है। वेरी गुड वेरी गुड। कॉमन रेशियो सर 1 आ रहा है, ये जीपी है। इसका मतलब जिसका कॉमन रेशियो 1 होगा वो ना राइज करेगी ना फॉल करेगी, ये भी जीपी है। इसकी फर्स्ट टर्म 80, इसका कॉमन रेशियो 1, तो इसकी सारी टर्म सेम ही रहेंगे। इसकी 50वीं टर्म भी 80 होगी, इसकी 1,00,000वीं टर्म भी 80 होगी। इसकी सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जैसे निकालते थे, मान लो 4 टर्म है, 4 टर्म का सम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं यहां से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो a(r⁻n-1) अपॉन r-1 इस फॉर्मूले को लगाते हैं। a फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 80, r कॉमन रेशियो 1 की पावर कितनी है ये सर? 4 टर्म का सम निकाल रहा हूं, यहां पर n की वैल्यू 4 है, तो 4-1 अपॉन 4-1, तो सम ऑफ n टर्म 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा सर? 1। हेलो,
सर आर की वैल्यू तो 1 होगी ना इसमें से? अरे आर की वैल्यू यहाँ मैंने 1 नहीं लिखी। आर की वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या लिखनी है? 1 लिखनी है यहाँ मैंने गलती कर दी। 0 हो जाएगा सर। हाँ आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। चलो हाँ, अब यहां पर देखिए गौर से, 4 टर्म, हर टर्म सेम है, कॉमन रेशियो 1 है और फर्स्ट टर्म कितनी है सर? 80। तो अब आपके पास फॉर्मूला है a r⁻n-1 अपॉन r-1। अब वैसे मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा तो बेटे 4 टर्म का सम कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 320। कितना सम आ रहा है बेटा? 320 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 320। चलो अब सुनना ध्यान से, जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये खतरनाक मोड़ आया है, ये मैथमेटिक्स में ऐसा मोड़ आया है जो एम्स का चौराहा है ना, जैसे दिल्ली के स्टूडेंट जानते हैं। यस सर। एम्स का चौराहा या उससे कोई खतरनाक हो सकता है तो वो समझ लो यार, जिसपे आगे पीछे 2-4 फ्लाईओवर हैं और बहुत खतरनाक टर्न है, इधर से उधर पता नहीं कहां निकलेंगे। ऐसा मैथमेटिक्स में मोड़ आया है जिसको अब मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। गौर से देखिए यहां पर ए फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 80। आर की वैल्यू 1, एन 4 -1, आर की वैल्यू 1 1 -1। तो अब ध्यान से देखो बेटा इधर, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहां आकर अटक जाएंगे। नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना सर? हाँ, जिनके पास मैथ्स थी वो उन्होंने बोल दिया ये नॉट डिफाइंड। जिसने बोला बताओ बेटा मैथ्स थी 11th-12th में? यस सर, 10th में भी थी। हाँ मुझे पता है, तब जब ये बच्चा नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो बेटा गौर से देखो, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 - 1 ऊपर 0 आ गया। 0 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 - 1 0। मैथ्स में 0/0 को नॉट डिफाइंड कहते हैं। और सुन लो, जब आप मेरे से मिलोगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये मैथ्स में ऐसा नंबर है जिसके पीछे कोई नंबर छुपा हुआ होता है। वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और वो नंबर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन में वो नंबर कितना होगा? कितना होगा वो नंबर? कितना होगा? अरे इसका आंसर कितना आना चाहिए था बेटा? 320। मैनुअली मैंने कैलकुलेट करा, 320 आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, तो जिनके पास मैथ्स था उनको इन शॉर्ट बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को हम लिमिट लेकर सॉल्व करते हैं। याद है मैथ्स के बच्चे जिन्होंने मैथ्स करा था 11th-12th में? चलो, वैसे सीएमए के अंदर बेटा आप घबराइए नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लिमिट वाला फंडा अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, घबराना नहीं है। आप सिर्फ मैनुअली कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया 320। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, तो ये ऐसी जीपी थी जिसमें कॉमन रेशियो कितना था? 1 था। अब मैं ऐसी जीपी बताने जा रहा हूं जो फ्लक्चुएटिंग होगी, यानी कभी राइज कभी फॉल। हम में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ऐसी जीपी भी हो सकती है जो राइज एंड फॉल करे। देखिए सर, इसमें सम का फॉर्मूला n/2 भी तो हो सकता है। इनका इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, उसी पर मैं आना चाह रहा था लेकिन मैंने बच्चों को बताया नहीं। वापस देखो, इस बच्चे ने बोल दिया कि सर इसमें सम का फॉर्मूला जो भी टर्म है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। वो भी हो सकता है, वो ड्राइव करके मैं कैलकुलेट करके शो करता तो वो ज्यादा इजी होता। तो n इंटू पहली टर्म जो भी है इंटू n, एक्चुअली ये सम का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अब हमारे पास 4 टर्म है तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, a फर्स्ट टर्म आ जाएगी 80, 4 इंटू 80 हो जाएगा 320। लेकिन ये फॉर्मूला कहीं कुछ डिराइव कर आता है। तो कुछ बच्चे कह सकते थे कि सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया था, अब आप ये क्यों लगा रहे हैं? तो ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब 0/0 आएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। चलो शाबाश। बबीता गुप्ता, दीपांशु, विवेक, सुधा। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं एक ऐसी जीपी की जो फ्लक्चुएटिंग है। देखो गौर से, पहली टर्म 5, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2, कॉमन रेशियो -2 है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। -2 से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म क्या आएगी? 10 -10 -10 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करो, 20 अगली टर्म +20 20 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करो, -40 फिर -2 से मल्टीप्लाई करो। 80 तो अब आप देख रहे हैं इसकी जीपी राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग, ऐसी जीपी है। ये Yes, sir. 5, फिर ये -10, फिर ये 20, फिर ये -40, फिर ये 80, फिर नीचे नेगेटिव जाएगा। ये है ज्योमेट्रिक 160। प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो राइजिंग फॉलिंग है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो कैसा है? नेगेटिव है। अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा तो जीपी राइजिंग फॉलिंग होगी, ठीक है। Fluctuating. उसके अंदर भी nth टर्म का फॉर्मूला वही सेम लगेगा, घबराई नहीं, इसमें 0/0 नहीं आएगा। और उसके अंदर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला AR⁻n-1 अपॉन R-1 वही सेम लगेगा जैसे हम लगाते थे, ठीक है बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो नो सर। अब मान लो सपोज मुझे कैलकुलेट करना है सर, इसकी पहली टर्म 5 है तो चौथी टर्म -40 आ रही है, ये कैसे कैलकुलेट करूं? मैनुअली तो हमें पता है, तो फॉर्मूला लगाता हूं। कुछ बच्चों को माइनस से जरा डर लगता है, इसलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। n की वैल्यू 4 रखता हूं, फोर्थ टर्म, a फर्स्ट टर्म इज 5, r कॉमन रेशियो इज -2, n-1 चौथी टर्म निकाल रहा हूं, n की वैल्यू 4, 4 - 1 3। अब गौर से देखो, 5 -2 की पावर 3, तो बेटा जब माइनस नंबर होता है और उसकी पावर ऑड होती है तो इसका मतलब उसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या 5 बार करना है, या 7 बार आंसर करना है। नेगेटिव में ही और आएगा। ऐसे केस में आंसर नेगेटिव आता है। तो -2 इंटू -2 इसका आंसर आएगा -8, -8 इंटू 5 आंसर आएगा -40, ठीक है। Yes, sir. सर जब और power इसी even तरह होती से है, यहां तो सम ऑफ positive n टर्म आता का फॉर्मूला लगाकर इन चारों टर्म का सम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चारों टर्म का सम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो जरा गौर से देखिए, -40 -10 कितना सम आ रहा है यहां पर? नेगेटिव का -50 और पॉजिटिव 20 + 5 25, -50 में से +25 गया तो सम कितना आ रहा है इन चार का? -25। -25। इन चार का सम -25 आ रहा है। इस फॉर्मूले से वापस कैलकुलेट करेंगे चार टर्म का सम, तो -25 ही आंसर आएगा। कॉमन रेशियो नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। मैं करके दिखाऊं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ो सर, हो जाएगा। दिखा दो मैं करके। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करके दिखा दो। कौन चलो बोल रहा सर। भाई? हेलो रितिका, बेटा समझ में आ रहा है? चलो, तो मैं करके दिखाऊं या आगे बढ़ जाऊं? सर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है चलो आगे चलिए सर। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जीपी दिखा रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा। अक्सर उस जीपी में बच्चे कुछ गलती करते हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो अब तक हमने नहीं सीखा वो भी यूज होता है। अब एक आखिरी पार्ट जीपी के अंदर देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एवर फॉलिंग है, लेकिन उस एवर फॉलिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक खास तौर से स्पेशल केस में आपको दिखा रहा हूं। मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने ली, सपोज 80 कॉमन रेशियो हाफ ले लिया तो 40, ये मैंने डिस्कस कर ली थी इनफैक्ट, 20 फिर 10 एंड सो ऑन। तो बताओ बेटा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये तो क्लियर है सबको? यस सर। क्या सर? इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? 80। इसका कॉमन रेशियो कितना है बेटा? हाफ, 1/2 या 0.5 भी बोल सकते हैं, ओके। ठीक है। अब इसकी nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जीपी में जरा देखो, इसकी हर अगली टर्म पिछली से कम होती जा रही है। चलते 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 आखिरी टर्म, इनफाइनाइट टर्म 0 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
यस सर। यस सर। बेटा ये घटते घटते कम हो रहा है। 10 का फिर आधा होगा, 5 का भी आधा होगा, 2.5 फिर और उसका आधा। तो चलते चलते ऐसे इनफाइनाइट टर्म क्या होगी? अच्छा, चलते चलते आखिरी इनफाइनाइट टर्म ए इनफाइनाइट कितनी हो जाएगी बेटा? वो 0 हो जाएगी। इसकी इनफाइनाइट टर्म 0 होगी। इसकी इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी ए इनफाइनाइट टर्म। अब सुनना ध्यान से, इसकी सारी टर्म जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर। ये नया फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है, ये सिर्फ उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए है जिसका कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। कॉमन रेशियो कहां लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। तो हाफ यानी 0.5 की वैल्यू 0-1 के बीच में होती है। तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम कैलकुलेट करेंगे, वो आंसर आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। इस केस में जरा कैलकुलेट करते हैं। a फर्स्ट टर्म इज 80 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो हाफ, 80 अपॉन 1 माइनस हाफ यानी हाफ मतलब 0.5, 1 माइनस 0.5 फिर से हाफ बचेगा और ये 2 पर चला जाएगा। आंसर कितना आएगा? 160। तो इसकी सारी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा? 160 होगा। कुछ बच्चों को हैरत हो रही होगी, सर सिर्फ इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम सिर्फ 160 आ रहा है। बेटा आप दम लगा लो, जोर लगा लो, कुछ भी कर लो। आप इसकी मैनुअल कैलकुलेशन करके देखो, 8-10 टर्म्स हम कैलकुलेट करके देखो, कभी भी आप इसके 160 तक के सम पर नहीं पहुंच पाओगे। आप इसके 20 टर्म का सम देखो, 25 टर्म का सम देखो, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। Sn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला मैं लगाऊं, इसकी 20, 25, 30, 50 टर्म का सम कैलकुलेट करो, यू विल नेवर रीच द आंसर 160। इसका आंसर 160 सिर्फ इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम ही होगा। इज दिस क्लियर? कुछ जहाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, क्या बोलो? सर इसमें जो आपने ए लिखा है 0, वो नेगेटिव नहीं हो सकता? ये जो आर लिखा है यहाँ मैंने, सर ए 0 कहाँ है बेटे? ए की वैल्यू तो 80 है। ए इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट टर्म 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। एक बच्चा कह रहा है सर 0 के बाद नेगेटिव भी तो आएगा। हाँ देखो बेटा, एक ध्यान से सुनो। एक बच्चे ने क्वेश्चन उठाया कि सर 0 के बाद नेगेटिव भी तो आएगा। तो सुनना, आपने 20 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10। ये तो क्लियर है? 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 को हाफ से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। हाँ, 0 को हाफ से करोगे तो फिर 0 ही आएगा ना। शाबाश। तो बेटा इसका आंसर कभी भी 0 से आगे नहीं बढ़ेगा। इनफाइनाइट टर्म सिर्फ 0 ही होगी, नेगेटिव कभी नहीं पहुंचेगी। आप देखिए ना, सारी पॉजिटिव है ना, यहाँ पर पॉजिटिव ही चल रही है। आप हाफ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, टर्म सिर्फ छोटी हो रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं हो रही और कभी नहीं होगी। चलिए, अब कुछ बच्चों के माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला आपने पिछली जीपीज में क्यों नहीं बताया? यहां इनफाइनाइट टर्म का सम हमने कैलकुलेट कर लिया 160। इससे पिछली वाली जीपीस के अंदर, सपोज मैं इसकी बात करूं या उससे पहले वाली जीपी की बात करूं, उनकी इनफाइनाइट टर्म का सम आपने क्यों डिस्कस नहीं करा? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मान लो सपोज इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम इनफाइनाइट आएगा। 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 ऐड करते रहो, कब तक? इनफाइनाइट बार। तो इसकी सारी इनफाइनाइट टर्म का आंसर आपको ऑलरेडी पता है। वो कितना आंसर है? इनफाइनाइट। इससे पहले वाली जीपी पर जाते हैं। ये भी फॉलिंग है तो हमने अभी केस डिस्कस करा। इस पर जाइए, 5, 10, 20, 40, 80, फिर उसका भी डबल 160, फिर उसका डबल। तो इनकी सारी इनफाइनाइट टर्म का सम ऑलरेडी कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है। उनकी सारी इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट होगा। सिर्फ इस केस में
जो मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया है, इस केस में जिसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आएगा, और वो फाइनाइट हमारे इस केस में 160 आ रहा है. इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात रही बेटा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बड़ा मजा आया. अभी कुछ लास्ट में कुछ बातें जल्दी जल्दी से मैं वाइंड अप कर रहा हूं. मैं अगर मैं जीपी को उल्टा कर देता हूं तो भी वो जीपी रहती है. 80 40 20 10. अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगी? 10 20 40 80. तो कॉमन रेशियो रिवर्स हो जाएगा. पहले 1/2 था, अब कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा. फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म का, फॉर्मूला nth टर्म का जैसे हम लगाते थे वैसे ही लगेगा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस आपको समझ में आया. दे हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एज यू ग्रो ऑन, व्हेन यू मूव ऑन इन हायर लेवल्स. तो इनके एप्लीकेशंस पर भी आप आएंगे और कहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वो भी आप सीखेंगे. So with this, I wind up today's session. It was very nice and interesting. I really didn't notice that we have passed approximately 1.5 hour with each other. बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग जुड़े रहे, और इससे ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी. आई एम वेरी हैप्पी, excited to have so many students with us. The academy is committed to help you out at any stage. Thank you very much.